फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 19 जुलाई 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। तो प्रीलिम्स में हम मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट टॉपिक है सेविंग लाइव्स इन द डीप। तो इंडियन नेवी ने कमीशन की है INS निस्तार ऑन 18 जुलाई 2025 को। और अभी इसके पहले अपन ने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि कमीशन होने वाली है। अब 18 जुलाई को कमीशन हो गई और इसमें कौन गया था, यदि आप लोग अपना पुराना करंट अफेयर्स याद करेंगे तो जो मैंने पढ़ाया था, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जाने वाले थे, तो वो ही गए थे, वही न्यूज़ है, ठीक है। और अलॉन्ग विद इट सिस्टर शिप INS निपुण द वेसल प्रोवाइड्स इंडिया क्रिटिकल डीप सी रेस्क्यू कैपेबिलिटी। तो ये क्या चीज़ के लिए? डीप सी रेस्क्यू कैपेबिलिटी के लिए है। और कहाँ पे कमीशन हुई है? नेवल डॉकयार्ड एट विशाखापट्टनम, ठीक है। और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अब की हाईलाइट्स देखते हैं। तो INS निस्तार और INS निपुण है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, ठीक है, बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। फिर ये फर्स्ट बैच ऑफ द 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स है। ये 1000 यदि डेप्थ की बात करें तो अप टू 1000 मीटर अंडर वाटर ये ऑपरेट कर सकती है, परफॉर्मिंग सर्च, लोकेशन, डाइविंग एंड सबमरीन रेस्क्यूज़, ठीक है। ये इक्विप्ड है हाइपरबैरिक मेडिकल फैसिलिटीज़ से, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से, साइड स्कैन, सोनार्स, अंडर वाटर पोजिशनिंग सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड सैचुरेशन सिस्टम फॉर डीप सी डाइविंग। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? INS निस्तार और INS निपुण, ठीक है। की फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो INS निस्तार है ना, उसका जो फर्स्ट जनरेशन है वो सोवियत बिल्ड सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कमीशन किया था हमने 1971 में, उसको डीकमीशन कर दिया 1989 में, ठीक है। फिर बाकी सोनार हमने जो टेक्नोलॉजी पढ़ी उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें क्या होता है? साउंड वेव्स के थ्रू हम डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं। तो साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर, जैसे कि कॉमनली यूज्ड किस में किया जाता है? सबमरीन में, शिप्स में, ओशनोग्राफिक रिसर्च में। इको साउंडिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। फिर सेकेंड इज वर्क ऑन फर्स्ट फेज ऑफ जंगल सफारी इन अरावलीज टू बिगिन सून। तो ऐसे हरियाणा के मिनिस्टर ने बोला है। तो हरियाणा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट विल सून बिगिन फर्स्ट फेज ऑफ जो जंगल सफारी की बात है अरावलीज में जो हुई थी वो स्टार्ट होने वाली है। स्प्रेड अक्रॉस गुड़गांव एंड नूह डिस्ट्रिक्ट्स, जो दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज़ है ना, गुड़गांव एंड नूह डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ से इक्विप रहेगी और ये टूरिज्म को बढ़ावा देगी, ठीक है। देखो ये अरावली वाला स्ट्रेच बता रहा है, ये जो ग्रीन कलर का ये लिखा हुआ है ना, ये अरावली वाला स्ट्रेच है। आप लोग एक बार मुझे बताइए कि अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है? अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माउंट आबू जो अपन बोलते हैं ना, वही यहाँ पे मैं माउंट आबू भी लिख देती हूँ। उसके बाद की हाइलाइट्स की बात की जाए तो ये इंस्पिरेशन लेते हैं फ्रॉम जंगल सफारी इन जामनगर गुजरात, जो रिलायंस फाउंडेशन के उससे बना था ना, उसमें उसके हेल्प से। फिर की फैक्ट्स की बात की जाए तो ग्रीन टूरिज्म जो मॉडर्न एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ट्रैवल है, ये अब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है, मिनिमल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। फिर अरावलीज माउंटेन की बात की जाए तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड है और वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करते हैं? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात। और ये नेचुरल बैरियर की जैसे एक्ट करते हैं टू प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन फ्रॉम थार डेजर्ट। अब देखना, आप लोग इधर नोटिस करना, मैं डायग्राम में बताती हूँ। जैसे यदि आप लोग अरावली के वेस्ट में देखोगे तो पूरा डेजर्ट है, इस तरफ नहीं है, तो वह ये जो बैरियर की तरह एक्ट करता है जिससे डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा स्प्रेड ना हो। अब नूह डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था ना, उसका। तब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है? 2018 में लॉन्च किया गया था। ये 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करने की बात करता हो ना, मिशन मोड। इन की सेक्टर्स कौन कौन से में? हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट है EU सैंक्शंस गुजरात रिफाइनरी फॉर बाइंग रशियन क्रूड। तो EU ने सैंक्शन लगाए हैं किस पे? गुजरात रिफाइनरी पे, क्या करने के लिए? रशियन क्रूड खरीदने के लिए। तो यूरोपियन यूनियन हैज़ इम्पोर्ट सैंक्शंस ऑन नायारा एनर्जी लिमिटेड। गुजरात बेस्ड जो रिफाइनरी है ना, उस पर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल खरीदा है, तो इसलिए EU ने सैंक्शंस लगा दिया उनके ऊपर। तो ये नायारा एनर्जी लिमिटेड है, ये कहाँ? वाडीनार गुजरात की बेस्ड रिफाइनरी है, प्राइवेट रिफाइनरी है। और ये इट इज़ पार्टली ओन्ड बाय रशियाज़ रॉसनेफ्ट, और जो वहाँ की लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड ऑयल कंपनी है रशिया की। और बाकी जो शेयर है वो रिलायंस के पास है, ठीक है। अब जो EU ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो कौन कौन से हैं कि कैप किया है प्राइजेस में दैट कंट्रीज़ कैन पे फॉर रशियन ऑयल, बैन ऑन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रशियन ऑयल। अभी ये जो इशूज़ चल रहे हैं ना रशिया यूक्रेन के बीच में, उस चक्कर में ये सब लगाया है। फिर फुल ट्रांजेक्शन्स, बैन ऑन नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड 2 पाइपलाइन, जो रशिया जर्मनी के बीच वाली है।
अब की फैक्ट्स देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन क्या है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज़ जो प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को। एक कॉमन करेंसी है, जैसे मतलब ज़रूरी नहीं कि पूरे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स यूरोजोन में रहें, लेकिन कुछ कंट्रीज़ उनकी यूरोजोन में भी है, तो इनके इसलिए कॉमन करेंसी है जो अभी उसमें 20 मेंबर्स हैं। एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज़ है जैसे सिक्योरिटी, क्लाइमेट, माइग्रेशन, इन सब चीज़ों के लिए। फिर नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 ये अंडर सी गैस पाइपलाइन है जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए है नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया टू जर्मनी वाया बाल्टिक सी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रशिया से जर्मनी वाया बाल्टिक सी, ठीक है। फिर G7 ऑयल प्राइस कैप इज़ करेंटली एट 15%, तो कैपिंग क्या है 15% बिलो द मार्केट एवरेज प्राइस फॉर रशियन क्रूड। उसके बाद G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 या इंटर गवर्नमेंटल फोरम है 7 एडवांस्ड इकोनॉमीज़ का। उसमें कौन कौन है ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देती हूँ, एक सेकेंड, रेड कलर से कर देते हैं। तो इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है। एक बार फिर से रिवाइज करिए, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, US एड्स TRF टू टेरर लिस्ट फॉर पहलगाम स्ट्राइक। तो 18 जुलाई 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया द रेजिस्टेंट फ्रंट। कि आपको याद होगा पहलगाम अटैक के टाइम सबसे पहले इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, ठीक है, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, तभी USA ने उसको टेरर लिस्ट में डाल दिया है एज बोथ अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड अ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, ठीक है, जो 22 अप्रैल को इंडिया में जो पहलगाम में अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। फिर की हाईलाइट्स देखते हैं तो रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, जो TRF है, ये पाकिस्तान बेस्ड प्रॉक्सी है किसका, लश्कर तैयबा का, और ये 2019 में बना था बाय मोहम्मद अब्बास शेख, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, ये हमने पढ़ लिया। फिर की फैक्ट्स में देखते हैं तो UNSC एक प्राइमरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें 15 मेंबर्स है, तो 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर्स को देख लो, परमानेंट मेंबर्स आर इंपॉर्टेंट, तो USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इनके पास वीटो पावर्स भी होती है, USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना। फिर आते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, तो ये बैन करता है और डिजिग्नेट करता है डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन टेररिस्ट आउटफिट्स को, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट आते हैं वी मस्ट बिल्ड अ विकसित भारत, ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी अभी मोतिहारी बिहार गए थे, तो उन्होंने बोला है कि हमको विजन किसका क्रिएट करना है, विकसित भारत का, जो अपने गोल को आगे बढ़ा सके, विकसित भारत बाय 2047। तो की हाइलाइट्स में क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ पे फोकस कर रहा है, स्पेसिफिकली द स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एक्नॉलेज PM मोदी स्पेशल सपोर्ट टू बिहार, तो अभी बिहार के लिए बहुत सारी स्पेशल स्कीम्स भी लॉन्च हुई, आप सभी को याद होगा। तो की फैक्ट्स देखते हैं तो अभी अप्रूवल दिया गया है फॉर न्यू एम्स लाइक हॉस्पिटल्स, कहाँ पे, मोतिहारी, दरभंगा, पटना, मुंगेर, ठीक है। फिर वंदे भारत ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट करने की बात की है पाटलिपुत्र से मुंबई, पटना, ये पाटलिपुत्र, ठीक है ना, पाटलिपुत्र से मुंबई। फिर एक्सपेंशन ऑफ पटना एंड दरभंगा एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट को और एक्सपैंड करना है। फिर 61,500 करोड़ वर्थ रोड प्रोजेक्ट्स बनाने की बात की है और बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सोलर प्लांट्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन रूफ टॉप्स ऑफ 58 लाख पुअर हाउस होल्ड्स इन बिहार, तो ये बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो सोलर प्लांट्स इंस्टॉल करेंगे 58 लाख पुअर हाउस होल्ड्स के घर के ऊपर बिहार में। तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्लान अप्रूव किया है और ये 16,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इनकी कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी ऑफ 1.1 किलोवाट पर हाउस होल्ड, तो ये काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, 1.1 किलोवाट पर हाउस होल्ड, ठीक है। फिर आती है स्कीम क्या करती है, कवर करती है अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द रूरल बेनिफिशियरीज अंडर द स्टेट्स राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, तो 90% ऑफ द रूरल बेनिफिशियरीज़ को कवर करती है और ये मैनेज किया जाएगा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। की फैक्ट्स की बात की जाए तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी अप्रॉक्सीमेटली 6-7 महीने पहले। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ये फ्लैगशिप सोलर रूफटॉप स्कीम है जो 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी, आई मीन लास्ट ईयर। और इसमें क्या करते हैं 60% सब्सिडी देते हैं अप टू 3 किलोवाट एंड प्रोवाइडिंग फ्री सोलर जनरेटेड एनर्जी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो आप लोग समझ जाओगे, मुफ्त मतलब सब्सिडी दे रहे हैं या कुछ फ्री में दे रहे हैं, सूर्य घर मतलब घर के ऊपर आप सोलर रूफटॉप लगा रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू लाइचन स्पीसीज रिवील्स एंशियंट सिम्बायोसिस इन वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में नई लाइचन स्पीसीज मिली है। तो लाइचन आप सभी को पता होगा, लाइचन किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बताओ, एल्गी,
प्लस फंजाई की ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ध्यान रखिएगा। तो लाइचन स्पीसीज मिली है एलोग्राफा यूरोसिफेड रेडिका, वेस्टर्न घाट्स में मिली है, और ये फर्स्ट इंडियन स्पीसीज़ है ऑफ एलोग्राफा। तो उसने कंफर्म किया मॉलिक्यूलर सिक्वेंसिंग के बारे में, ठीक है। तो ये नाम तो आप लोग याद रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ये वेस्टर्न घाट्स में मिली है और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यूनेस्को के द्वारा जो डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। ये यूनिक फीचर्स मत याद रखना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस इज़ नॉट एज मच ऑफ मतलब कोई काम का नहीं है ज़्यादा। अपन सीधे की फैक्ट्स में आते हैं कि लाइकेन किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो फंगाई प्लस एल्गी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्रुस्टोस लाइकेन, तो लाइकेन दैट ग्रोज टाइटली अटैच टू अ सबस्ट्रेट फॉर्मिंग अ क्रस्ट। तो आपको एक क्रस्टोस से समझ आ जाएगा कि क्रस्ट जैसा एक फॉर्म कर लेता है और टाइटली ग्रो करता है। फिर नॉर्स्टिस्टिक एसिड, तो ये रेयर लाइचिन कंपाउंड है यूज्ड इन स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। फिर ये सब काम के नहीं है, जो आखिर के 3 पॉइंट्स हैं ना, ये काम के नहीं है। जो भी काम का था मैंने बता दिया इस टॉपिक में। तो आई होप ये क्लियर होगा प्रीलिम्स वाला पर्सपेक्टिव। अब अपन मूव ऑन करते हैं मेंस वाले टॉपिक में आज के लिए। तो मेंस में हमको आज 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे फर्स्ट है रिस्पेक्ट दाई नेबर। तो रिस्पेक्ट दाई नेबर एक बार मैं आप लोग को हाईलाइट बता देती हूँ, इस आर्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे, मैंने अलग से नोट डाउन किया है, समराइज़ किया है। तो रिस्पेक्ट दाई नेबर में क्या है, हमको रिस्पेक्ट दाई नेबर में हमको सबसे पहले पढ़ना है इंडिया चाइना के लीडर्स की अभी मीटिंग हुई थी। कहाँ पे, ब्रिक्स समिट जो हो रहा है ना कज़ान में, तो उसी के साइडलाइंस में मीटिंग हुई। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इश्यूज़ क्या है इंडिया और चाइना के बीच में, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते रहते हैं ना, तो मेन इश्यूज़ कौन कौन से वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे शॉर्ट में मैंने लिख दिया कि बॉर्डर इश्यूज़ में LAC, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, अक्साई चीन, डोकलाम इशू ये है। फिर रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में इशू है। फिर डंपिंग, मतलब टॉयज़ वगैरह डंप करते और प्रोडक्ट्स डंप करते रहती है चाइना। फिर रीजनल पावर राइवलरी की कौन इस एरिया में ज़्यादा स्ट्रेंथन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम इस चीज़ के लिए सजेशन देंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक यहाँ पे। तो रिसेंट इंडिया चाइना मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तो यहाँ दोनों लीडर्स मिले थे ऑन द साइडलाइंस ऑफ 16th ब्रिक्स समिट। तो ये ध्यान रखना है कि 16th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई, कज़ान रशिया में, ठीक है। तो कज़ान रशिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइलाइट्स में, तो बॉर्डर डिसएंगेजमेंट एंड टॉक्स में क्या बात हुई कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर हैव एम्फेसाइज द नीड टू डी एस्केलेट बॉर्डर टेंशंस। तो दोनों ने बोला है कि एस्केलेशन करना है बॉर्डर इश्यूज़ का, बॉर्डर टेंशंस का। फिर पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जो कभी कभी चाइना इशू क्रिएट करता है वो है। फिर जर्नलिस्ट को वीज़ा देने वाली बात है, डायरेक्ट फ्लाइट एक्सेस की बहुत कमी है, और रिवर वाटर का डाटा शेयरिंग। चाइना बहुत बार शेयर नहीं करता ना ब्रह्मपुत्रा का डाटा। फिर चाइना इनकन्सिस्टेंट अप्रोच टू टेररिज्म, मतलब टेररिज्म पे उसका कोई क्लियर अप्रोच नहीं है ना, मतलब वो फर्म स्टैंड नहीं लेता चाइना। फिर टेररिज्म एंड बायलैटरल ट्रस्ट की बात की जाए तो ब्रिक्स समिट 2024 के साइडलाइंस पे इंडिया ने पुश किया था अगेंस्ट द सेलेक्टिव कंडेम्शन ऑफ टेररिज्म। वो क्या करता है, किसी चीज़ को कंडेम करता है, किसी को नहीं करता, तो इंडिया ने उस चीज़ को अपोज किया था। इंडिया ऑल्सो रिजेक्टेड द इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर इन मल्टीलेटरल डिस्कशंस ड्यू टू चाइनाज वीटोज़। तो क्या है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पे बात होने वाली थी, बट इंडिया ने उसको रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि इंडिया को डर है कि चाइना उस पर वीटो लगा सकता है, तो वीटो लगा देगा तो फिर वो कुछ हो नहीं पाएगा। P5 में है ना चाइना। फिर इंडिया चाइना स्ट्रैटेजिक डाइवर्जेंस की बात करते हैं, तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इशू क्रिएट करता है अपने बीच में। सिल्क, ये जो चाइना है वो BRI पे भी काम कर रहा है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसी का एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो दैट इज़ अ ह्यूज ट्रबल फॉर इंडिया। फिर सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया प्रमोट करता है प्लूरलिज्म एंड नॉन वायलेंस, जबकि चाइना का थोड़ा सा ऑथोरिटेरियन और सेंट्रलिज्म वाला पॉलिसी है। फिर चाइना का इशू चलता रहता है तिब्बत में, जिंगजियांग में, हांगकांग में, वो भी हमारे लिए इशू क्रिएट करता है। फिर एस्पियोनेज के थ्रेट से चाइना के साइड से। फिर चाइना का रोल क्या है ग्लोबल फोरम्स में, कि इंडिया क्या है, जैसे चाइना का है BRI, तो इंडिया तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आपको पता है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ करी है, बहुत सारी कंट्रीज़ करी है ऑलमोस्ट, तो वो थोड़ा दिक्कत क्रिएट हो जाती है। फिर बीजिंग का जो एक्शन है साउथ चाइना सी में राइवलरी होती रहती है ना पैसिफिक ओशन में, तो उसके कारण भी दिक्कत होती है। लेकिन अब हम इसके लिए सजेशंस क्या देख सकते हैं, देखो इंडिया और चाइना का जो इशूज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे क्रक्स में बता दिया ना, एक बार देख लीजिएगा। LAC अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, डोकलाम, ब्रह्मपुत्रा रिवर में जो डैम वगैरह बन रहे हैं, फिर डंपिंग और रीजनल पावर राइवलरी, ठीक है। अब इसमें सजेशंस क्या है कि बायलैटरल रिलेशंस मस्ट बी एंकर्ड इन इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के सेंस में बात होना चाहिए।
फिर चाइना मस्ट स्टॉप रिव्यूइंग तिब्बत, ताइवान एंड जम्मू एंड कश्मीर थ्रू अ सेलेक्टिव लेंस। तो चाइना को सेलेक्टिव लेंस से ना देख के होलिस्टिकली देखना चाहिए। इंडिया शुड कंटिन्यू बिल्डिंग अलाइंसेज, जैसे हम बहुत सारे अलाइंस अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बनाते हैं ना, जैसे SCO, क्वाड, तो वो सब हमको कंटिन्यू करना चाहिए। प्लस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे फोकस होना चाहिए हमारा, और पीपल टू पीपल ट्रस्ट मेंटेन करना है हमको। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ इंडियन इनइक्वालिटी एंड वर्ल्ड बैंक्स क्लेम्स। तो देखो, मैं सबसे पहले यहाँ आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि इसमें डेटा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो डेटा को मगअप नहीं करना है, सिर्फ क्रक्स समझना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट डाउन कर लेना। बाकी इसमें ज़्यादा ये वाला आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहले मैंने इसका जो क्रक्स लिखा है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। तो इसमें क्या है कि इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, डेटा ऑफ वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उसकी क्रिटिसिज्म क्या है। फाइंडिंग्स देखने के बाद हम क्रिटिसिज्म देखेंगे और उसके लिए हम क्या सजेशन दे सकते हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलो हम इस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2025 में एक रिपोर्ट लाई थी, इंडियन पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। तो उसमें क्लेम किया था कि इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी सिग्निफिकेंटली। और इसके कंक्लूजन किस पे बेस्ड थे? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो इंडिया निकालती है ना, और किस बेसिस पे निकाला था? मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ये सब क्या है, ये इंडिया जब अपने डेटा निकालती है ना, तो ये सब ये यूज़ करती है टर्म्स, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो इसके हिसाब से देखते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड थे, कितने लोग पुअर थे, ये सब डाटा देखते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या फाइंडिंग्स निकाली है कि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ इन कंजम्पशन बेस्ड गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट जो मैंने अभी बोला कि अपन पढ़ेंगे, तो ये इनइक्वालिटी मेजर करता है। क्या मेजर करता है? इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं द बॉटम 20% ऑफ द हाउस होल्ड शोड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो बोले कि बॉटम 20% सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट शो करे हैं। अवेलेबिलिटी थी मिल्क, एग, फ्रूट और सीरियल्स की, तो उससे पता चला है कि हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ी है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के एनालिसिस के हिसाब से 27 करोड़ इंडियंस बाहर आ गए हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी से। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म और काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात की जाए तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि रिपोर्ट डाउनप्ले करती है इनकम इनइक्वालिटी को, क्योंकि अभी भी जो इनकम इनइक्वालिटी है, तो टॉप 1% लोगों के पास 10% ऑफ द इनकम शेयर्स ऑफ टॉप 1% एंड 10%, यदि उनको कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ हाई इनकम हाउस होल्ड्स। तो हाई इनकम हाउस होल्ड्स की ना काफ़ी ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। फिर एक्सपर्ट हाईलाइट दैट पब्लिक ट्रांसफर्स जैसे DBT सब्सिडी ये डिस्टॉर्ट कर देती है होलिस्टिक पिक्चर को। फिर इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है रूरल वेलफेयर में, कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण, अन्य योजना, इन सब के थ्रू बेनिफिट मिला है पुअर को, और वेल्थ मोबिलिटी में हेल्प मिली है। अब इसके लिए हम इनइक्वालिटी कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक्नॉलेज करना है हमको पहले सही डाटा, उस हिसाब से हम स्टेप्स लेंगे कि डेवलप रोबस्ट इनकम बेस्ड इनइक्वालिटी एस्टिमेट्स यूजिंग टैक्स डाटा, पेरोल्स एंड रियल वेजेस। फिर ट्रांसपेरेंसी लाना है हमको कंजम्पशन सर्वेज में, जिसमें रियल चीज़ रिफ्लेक्ट हो पाए। फिर एड्रेस करना है हमको इनइक्वालिटी किस चीज़ों से, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, फॉर्मल जॉब क्रिएशन, ये सही स्टेप्स है, इसको ध्यान रखिएगा। और इंडिया को सेलिब्रेट करना चाहिए गेन्स इन पॉवर्टी रिडक्शन, और उस पर और काम करना चाहिए कि ऐसे ही काम आगे होते रहे और पॉवर्टी कम होती जाए, और हम अपने SDGs को अचीव कर सकें। SDG 1 है ना, नो पॉवर्टी, तो उस पर हम फोकस कर सकें। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।